हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, जैसा कि हमने कहा था कि जल्द ही हम लोग जीएस की क्लास आपके सामने पेश करेंगे। तो आज नए साल के मौके पे हमने जीएस की क्लास आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप लोगों के सामने जीएस की क्लास आज हमारी। तो आप लोग लग जाइए। और यहाँ पर आज हमने पहले क्लास में कुछ मिसलेनियस सवाल रखे हैं जो कि सभी यहाँ से तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना समझ लीजिए कि एकदम 100% पक्का है। इसमें से आप यह नहीं कह सकते कि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। गारंटी है, कोई भी एग्ज़ाम हो आप उठा के देख लीजिए। जो आज मैं करवाने जा रहा हूँ, यहाँ से आपके चाहे 2 ही 4 क्वेश्चन बने, लेकिन बनना बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से, देर ना करते हुए। और जीएस की क्लास, जी हाँ, आप लोग को जैसा मालूम है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस विथ प्रेम के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज से ही यहाँ पर जीएस की क्लास स्टार्ट हो रही है, और जीएस की क्लास भी होगी, साथ ही साथ हम एनसीईआरटी एमसीक्यू भी करवाएंगे यहाँ पर। और बीच बीच में यूपी स्पेशल और बाकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें को भी डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को डिस्कस कर लीजिए। और ये इस क्लास से आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी का होमगार्ड हो गया, बाकी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, लेखपाल का हो गया, जूनियर असिस्टेंट का हो गया, बाकी और कई एग्ज़ाम हैं, यूपी पीसीएस का हो गया, हाई कोर्ट आरओ का हो गया। तो ये सब चीज़ों एग्ज़ामों को आप लोग यहाँ से पढ़ के आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग हमारी इस चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें, और बताएं कि हाँ, आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। तो आप चलिए, हम देर न करते हुए शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। जी हाँ, आज के पहले सवाल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल है जीन से संबंधित। जी हाँ, जीन से संबंधित पहला सवाल। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि आनुवंशिकता की मूल इकाई, जी हाँ, जीन को कहा जाता है, जो डीएनए से बनी होती है। इसे आप लोग याद रखेंगे। आनुवंशिकता की जो मूल इकाई होती है उसे जीन कहते हैं, या डीएनए से बनी होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप किसे कहते हैं? तो जीनों को वह समूह जो किसी जीव में होता है। जी हाँ, जीनों को वह समूह जो किसी जीव में होता है उसे जीनोटाइप कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, यह हमारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अगला देखेंगे संयुग्मजी ये किसे कहते हैं? तो यह एक जीन के लिए दो समान एलील, जैसे टीटी या टीटी, जो ऐसे होते हैं उनको होमोजाइगोस कहते हैं, या समयुग्मजी कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे कि विषम युग्मजी, जी हाँ, हेट्रोजाइगोस। तो यह एक जीन के लिए दो अलग अलग एलील, जी हाँ, जैसे टी टी, यहाँ पर इस तरह का अगर सिंबल होता है तो यहाँ विषम युग्मजी, और इस तरह का होता है तो यहाँ पर समयुग्मजी होगा। फिर अगला देखेंगे कि प्रभावता किसे कहते हैं, जिसे डोमिनेंस कहा जाता है इंग्लिश में। तो प्रभावी एलील अप्रभावी एलील की अभिव्यक्ति को छुपाता है। जी हाँ, प्रभावी एलील और प्रभावी एलील की अभिव्यक्ति को छुपाता है, उसे प्रभाविता कहते हैं। फिर अगला देखेंगे हम लोग कि अप्रभाविता किसे कहते हैं, रिसिसिवेनेस। तो यहाँ पर अप्रभावी गुण केवल तभी प्रकट होता है जब अप्रभावी एलील को दो प्रतियां विरासत में मिलती हैं। जी हाँ, अप्रभावी गुण तभी प्रकट होता है जब अप्रभावी एलील की दो प्रतियां विरासत में मिलती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला जो सेगमेंट देखा, यहाँ पर आनुवंशिकी और आनुवंशिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जो कि हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से आपके मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में ज़रूर बनेंगे। पूरा आप लोग वीडियो देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगला देखते हैं। अगला देखेंगे हम यहाँ पर बौद्ध संगीतियों। जी हाँ, बौद्ध संगीति यहाँ से तो एग्जाम हर हाल में बनते हैं। जी हाँ, बौद्ध संगीतियों की सूची यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहला देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति, जी हाँ, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अजातशत्रु के द्वारा आयोजित किया गया था, महाकश्यप की अध्यक्षता में, और यह राजगीर में आयोजित की गई थी। इसे इतना फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। जी हाँ, 483 में। और किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा, और यह महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी और राजगीर में आयोजित की गई थी। तो अगला यहाँ पे क्या आपको याद रखना है? प्रथम, 483, अजातशत्रु, महाकश्यप, राजगीर। तो ये चार चीज़ आप लोग याद रख लीजिए। अगला देखेंगे द्वितीय संगीति। जी हाँ, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये 383 में हुई थी। जी हाँ, इससे 100 साल पहले, इस 100 साल इसे बाद कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर पहले क्या होता था कि ईसा पूर्व चलता था, तो यहाँ पर पीछे की तरफ समझ आता था। तो यहाँ पर हम 100 साल बाद इसे कह सकते हैं।
तो यहाँ पर 100 साल बाद या 100, आप इसे 100 साल पहले जोड़ सकते हैं कि 100 साल पहले 100 साल बाद 483 हुआ, तो 100 साल पहले 383 हो जाएगा। तो यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संधि 383 ईसा पूर्व काला शोक के शासनकाल में आयोजित किया गया, और सभा कामी ने इसकी अध्यक्षता की और वैशाली में आयोजित की गई। जी हाँ, यह वैशाली में आयोजित की गई। द्वितीय बौद्ध संधि, यहाँ द्वितीय में हम लोग क्या याद रखेंगे, द्वितीय बौद्ध संधि 383, काला शोक, सभा कामी और वैशाली। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला हम लोग देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति। जी हाँ, तृतीय बौद्ध संगीति जो कि 250 ईसा पूर्व में हुआ था। जी हाँ, 250 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे ये यहाँ पे आपको 83 साल मिल जाएगा, माइनस कर दीजिए। पहले में आपको 100 साल माइनस करना है, उसके बाद फिर 83 माइनस करना है। तो इस तरह भी आप लोग याद रख सकते हैं। फिर अगला तो यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा, जी हाँ अशोक द्वारा, और मोगलीपुत्र, जी हाँ मोगलीपुत्र तिस्सा की अध्यक्षता में हुआ था, और पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, तृतीय 250, अशोक, मोगली एंड पाटिल। तो इतना आपको याद रखना है। इसे आप लोग ऐसे चाहें तो किसी इस पर ऐसे लिख भी सकते हैं। फिर अगला देखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईसा पूर्व में कनिष्क द्वारा आयोजित किया गया। जी हाँ, चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईसा पूर्व में कनिष्क द्वारा आयोजित किया गया, वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में। जी हाँ, और कश्मीर के कुंडलवल कश्मीर में आयोजित किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ये चारों बौद्ध संगीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलान के रूप में या वन लाइनर के रूप में पूछ ली जाती है डायरेक्ट। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई, 72 ईसा पूर्व में कनिष्क के द्वारा वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता हुई, और कश्मीर के कुंडलवल में इसका आयोजन हुआ। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला हम लोग देखेंगे कि जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जी हाँ, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से भी हमारे एग्जाम से पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जे थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद 1904 में परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल प्रस्तुत किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि प्लम पुडिंग का मॉडल किसने प्रस्तावित किया, तो जे थॉमसन ने। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर परमाणु की कल्पना एक धनावेशित गोले के रूप में की गई है। जी हाँ, परमाणु की कल्पना जो है एक धनावेशित गोले के रूप में की गई है, और इस धनात्मक आवेशित गोले के भीतर इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश अंतर्निहित होते हैं। ये हमारी विशेषताएं होती हैं प्लम पुडिंग की। परमाणु की कल्पना एक धनावेशित गोले के रूप में होती है, और इस धनात्मक आवेशित गोले के भीतर इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश अंतर्निहित होते हैं, और परमाणु का समग्र आवेश उदासीन होता है, क्योंकि गोले का धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों के ऋणात्मक आवेश को संतुलित करता है। जी हाँ, परमाणु का समग्र आवेश जो है उदासीन होता है, क्योंकि गोले का धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों के ऋणात्मक आवेश को संतुलित करता है। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। ये हमारे प्लम पुडिंग मॉडल से प्रस्तावित है, और इसका कौन दिया, जे थॉमसन ने दिया। इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद 1904 में उन्होंने प्लम पुडिंग का सिद्धांत दिया था। फिर अगला हम लोग देखेंगे भारत में पर्वत शिखर। जी हाँ, भारत में पर्वत शिखर की बात कर लिए। चलिए, यहाँ से भी एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जियोग्राफी के सेगमेंट में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत में पर्वत शिखर, तो यहाँ पर है कि माउंट सारामती। जी हाँ, 3841 मीटर, माउंट सारामती 3841 मीटर इसकी ऊंचाई, जी कि नागा पहाड़ियाँ और नागालैंड। जी हाँ, नागा पहाड़ियाँ और नागालैंड। माउंट सारामती का जो ऊंचाई है 3841 मीटर है, और यहाँ पर इसमें नागा पहाड़ियाँ और नागालैंड यहाँ पर इसमें आती हैं। फिर अगला देखेंगे कि देवमाली। जी हाँ, देवमाली जो पर्वत शिखर है यह 1672 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यह पूर्वी घाट उड़ीसा में पड़ता है। जी हाँ, यह पूर्वी घाट की तरफ उड़ीसा में पड़ता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये भारत का मैप हो गया, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, तो यहाँ पर ये उड़ीसा में हो गया। इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला हम लोग देखेंगे गुरु शिखर। जी हाँ, गुरु शिखर जो है 1722 मीटर अरावली राजस्थान में, ये अरावली राजस्थान में है यहाँ पे। तो आप लोग जानते ही होंगे कि अरावली राजस्थान में यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा मैप, चलिए हम नीचे का केवल बना देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर राजस्थान पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर अरावली राजस्थान में गुरु शिखर जो है 1722 मीटर की सबसे ऊंची चोटी है। इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला देखेंगे कंचनजंगा। जी हाँ, कंचनजंगा जी 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8598 मीटर, और भारत पूर्वी हिमालय में स्थित है, सिक्किम में। जी हाँ, पूर्वी हिमालय में और सिक्किम में स्थित है ये,
और अगर कभी पूछा भी जाता है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो यह कंचनजंगा को ही कहा जाता है, जो कि 8,598 मीटर है, पूर्वी हिमालय में सिक्किम में स्थित है। अगला देखेंगे डोडा बेट्टा। जी हाँ, डोडा बेट्टा जो है ये हमारी नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। यहाँ पर नीचे की तरफ नीलगिरी पहाड़ियों में, यहाँ पर भारत के मैप नक्शे में देखा जाए तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो होती हैं तमिलनाडु में पाया जाता है, और इसकी ऊंचाई जो है 2636। जी हाँ, 2636, इसे आप देखिए 2636 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर अगला देखेंगे बेतालोंग छिप। बेतालोंग छिप जो कि जम्पुई हिल्स त्रिपुरा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग है, इसे क्वेश्चन हम हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये बेतलोंग छिप है जो 1097 मीटर ऊंचाई है, जम्पुई हिल्स और त्रिपुरा में स्थित है। ये यहाँ पूर्वी जो है पूर्वी राज्यों में है, ये वहाँ पर त्रिपुरा में स्थित है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे हम लोग अमसोट पीक। जी हाँ, अमसोट पीक जो है 957 मीटर, यह शिवालिक पहाड़ियों उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी इसे कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है, ये हमारे एग्ज़ाम में शायद आर ओ में या किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। आप लोग इसे शायद आर ओ में ही पूछा गया था, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि अमसोत पीक जो है ये 957 मीटर की ऊंचाई है, यह शिवालिक पहाड़ियों उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। और अगला फिर हम लोग देखेंगे कि अगला जो है यहाँ पर नंदा देवी है, जो कि 7,816 मीटर है, यह गढ़वाल उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, अमसोत पीक हमारा 957 मीटर शिवालिक पहाड़ियों में है। और अगला है नंदा देवी। जी हाँ, नंदा देवी जो है ये 7,816 मीटर है, यह गढ़वाल क्या नाम है उत्तराखंड में है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये जो अमसोत पीक है ये हमारे सहारनपुर में है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, सहारनपुर, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा पूछा गया था कि कहाँ पे है, तो ये सहारनपुर में है, आप लोग इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के हमारे सहारनपुर में, और उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोत पीक है, 957 मीटर की ऊंचाई है। तो यहाँ हम लोगों ने भारत में पर्वत शिखर से संबंधित सूची देख लीजिए, उनकी ऊंचाई देख लीजिए, उनकी स्थितियाँ देख ली। अब हम लोग चलेंगे आज के भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पे। जी हाँ, भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर के बारे में देखेंगे। तो पहला है कि केटू गॉडविन ऑस्टिन। जी हाँ, केटू गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है, और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बाल्टिस्तान और झिंजियांग के बीच स्थित है। जी हाँ, ये गॉडविन ऑस्टिन जो है ये, इसे केटू भी कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, और ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा है। जी हाँ, पहला तो माउंट एवरेस्ट, जिसे कि आप लोग जानते हैं, 8,848 मीटर है इसकी ऊंचाई, और यह 8,611 मीटर की ऊंचाई है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यह बाल्टिस्तान और झिंजियांग के बीच स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा, कभी हमारे एग्जाम में बन सकता है। ये कहाँ पे है ये, तो ये हमारे बाल्टिस्तान और झिंजियांग के बीच में है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला हम लोग देखेंगे। जी हाँ, अगला हम लोग देखेंगे कि कंचनजंगा। जी हाँ, कंचनजंगा, अगला कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जी हाँ, भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसे बर्फ़ की 5 खजाने के रूप में जाना जाता है, जिसे है बर्फ़ की 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। यह फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। फिर अगला हम लोग देखेंगे नंदा देवी। जी हाँ, नंदा देवी जो कि 7,816 मीटर की ऊंचाई है, और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जी हाँ, विश्व का 23वां और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जी हाँ, ये नंदा देवी जो है ये विश्व का 23वां सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, और भारत का दूसरा सबसे पर्वत शिखर, और नंदा देवी जो है इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। कंचनजंगा की 8,586 मीटर है। भारत का ये पहला सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, दूसरा नंदा देवी है, तो इसे आप लोग याद रखिए। फिर अगला देखेंगे कॉमेट। जी हाँ, 7,756 मीटर की ऊंचाई है, भारत का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कि तिब्बती पठार के पास स्थित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत का पहला सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें तो पहला सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा जी की, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नंदा देवी जो है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, और विश्व का 23वां है। कॉमेट की बात करें तो यह 7,756 मीटर है, भारत का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो तिब्बती पठार में स्थित है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पर्वत चोटियों की ऊंचाई और उनके स्थितियों के बारे में जाना। और अब हम लोग चलेंगे भारत में ब्रिटिश शासन के कार्य और समकालीन गवर्नर, भारत में ब्रिटिश शासन के कार्य और समकालीन गवर्नर को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहला देखेंगे कि 1773 में विनियमन अधिनियम आया था। जी हाँ, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। जी हाँ, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा यह आया था, इसे आप लोग याद रखिएगा।
फिर अगला देखेंगे कि 1784 का पिच इंडिया एक्ट, जी हाँ यह वॉरेन हेस्टिंग की ये भी शासनकाल में आया, 1784 का पिच इंडिया एक्ट। फिर अगला देखेंगे 1834 का चार्टर अधिनियम, जी हाँ 1834 का चार्टर अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, जी हाँ इसी में मैकाले आयोग आपका आया था जो कि आधुनिक शिक्षा से संबंधित था। यह लॉर्ड बेंटिक के द्वारा 1800 चार्टर अधिनियम पारित किया गया। फिर अगला देखेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम, जी हाँ यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आया, जी हाँ 1853 का लॉर्ड डलहौजी अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें तमाम रेल डॉक आदि तमाम चीज़ें यहाँ पर लागू की गई। फिर अगला देखेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम, जी हाँ यहाँ से कंपनी का शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश रानी का ताज शुरू हुआ, शासन शुरू हुआ। तो यहाँ इस यह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आया था, जी हाँ 1858 का भारत सरकार अधिनियम। फिर अगला देखेंगे कि 1861 का भारतीय पार्षद अधिनियम, 1861 का भारत पार्षद अधिनियम यह भी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया के शासनकाल में आया। फिर अगला देखेंगे 1892 का भारत पार्षद अधिनियम, यह लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में आया, लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये हमारे एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। फिर अगला देखेंगे कि 1919 का भारत पार्षद अधिनियम, 1919 का लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में, जी हाँ यहाँ का उस समय गवर्नर यहाँ का लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। 1909 का भारत पार्षद अधिनियम, इसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार, बहुत ही सांप्रदायिक, इसे सांप्रदायिक परिषद अधिनियम भी कहा गया है। फिर अगला देखेंगे 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जी हाँ मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, तो वहाँ का वायसराय जो था चेम्सफोर्ड जी थे, जी हाँ चेम्सफोर्ड जी थे वहाँ के वायसराय थे, मॉन्टेगू वहाँ के सचिव थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जी हाँ लॉर्ड विलिंगटन के काल में आया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ इतने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए जो कि भारत में ब्रिटिश शासन के कारण उनके समकालीन गवर्नर के रूप में। इसे आप लोग फिर से देख लीजिएगा, या इस वीडियो को आप लोग एक बार दो बार ज़रूर देखिएगा, और वहाँ से क्वेश्चन हर हाल में आपके एग्जाम से बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। कोई भी एग्जाम हो, आपका होमगार्ड का हो, यूपी त्रिपल का कोई भी एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, PCS से भी यहाँ पे एग्जाम बनेंगे, सवाल बनेंगे। फिर हम लोग चलेंगे, अगला देखते हैं भारत में परमाणु अनुसंधान केंद्रों की सूची, जी हाँ भारत में परमाणु अनुसंधान केंद्रों की सूची, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहाँ से भी एग्जाम हमारे सवाल में एग्जाम में बनते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि भौतिक आधुनिक प्रयोगशाला, जी हाँ भौतिक आधुनिक प्रयोगशाला जो कि अहमदाबाद में है, परमाणु ऊर्जा आयोग जो कि मुंबई में है, पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र हमारे त्रिवेंद्रम, जी हाँ केरल त्रिवेंद्रम में है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र। अगला देखेंगे साहा परमाणु भौतिकी संस्थान, ये कोलकाता में है, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान भी हमारे किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कोलकाता में है। फिर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र हमारा जो है ट्राम्बे मुंबई में है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि हैदराबाद में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे हम लोग यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यह जादूगोड़ा में है, जी हाँ जादूगोड़ा की खान जैसा कि आप लोग जानते हैं यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, तो यह हमारे जादूगोड़ा में है। फिर अगला देखेंगे कि परमाणु खनिज अन्वेषण अनुसंधान निदेशालय जो है हैदराबाद में है, परमाणु खनिज अन्वेषण अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि भारत में परमाणु अनुसंधान केंद्रों से संबंधित कुछ सूचियाँ थी जिनके बारे में, उनके जो मुख्यालय कहाँ पे है इसके बारे में हमने चर्चा किया। अब हम लोग चलेंगे विटामिन का नाम, जी हाँ विज्ञान के सेगमेंट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सबसे फैक्ट विटामिन के वैज्ञानिक नाम, ये भी हमारे एग्जाम में कभी मिलान के रूप में या किसी हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि विटामिन ए, जी हाँ विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर इसकी कमी से आपको रतौंधी रोग हो जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, जिसे जीरोथैलेमिया भी कहते हैं। अगला देखेंगे विटामिन B1, इसकी कमी से थायमीन हो जाता है, जी हाँ विटामिन B1 की कमी से, और विटामिन E की कमी से आपको बेरी रोग भी होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला देखेंगे विटामिन B2, इसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, जी हाँ यहाँ पर देख लेंगे विटामिन E1 को थायमीन कहते हैं और विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, यहाँ पर हम कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन B1 को थायमीन और विटामिन B3 को नियासिन, क्योंकि देखिए था पहले आता है तो विटामिन B हो गया था, फिर ना बाद में आता है तो यहाँ पर विटामिन B3 ना हो जाएगा, था दा ना, तो था पहले आ गया तो था को B1 के साथ जोड़ेंगे, और विटामिन ना बाद में आता है तो यहाँ पर विटामिन B3 को ना के साथ जोड़ेंगे, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। अगला देखेंगे विटामिन B5 जो है पेंटोथेनिक, जी हाँ यहाँ पे 5 शब्द हैं पेंटोथेनिक, तो यहाँ पे विटामिन B5 हो गया पेंटोथेनिक, तो यहाँ 5 शब्द हैं, तो इससे आप जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं विटामिन B5 को पेंटोथेनिक है। फिर अगला आप देखेंगे कि पैराडॉक्सिन, जी हाँ पैराडॉक्सिन
इसे हम विटामिन B6 कहते हैं। इसमें भी आप लोग अगर ऐसे आप जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर अगर आधे का को जोड़ी जाए तो यहाँ पर 6-7 शब्द इसमें रहते हैं, तो इसे B6 के साथ पैराडॉक्सिन को जोड़ सकते हैं। फिर अगला देखेंगे विटामिन B7, जी हाँ बायोटीन, जो कि आपके बाल पकने के लिए होता है, तो यहाँ पर कहा जाता है मतलब, तो यहाँ B7 जो हो गया बायोटीन कहा जाता है। फिर आपका विटामिन B9, जी हाँ फोलिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, विटामिन B9 को फोलिक अम्ल कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला देखेंगे हम लोग विटामिन B12 को कोबालामिन कहा जाता है, जी हाँ साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग भी होता है। फिर अगला देखेंगे विटामिन C स्कॉर्बिक एसिड, जी हाँ स्कॉर्बिक रोग हो जाता है विटामिन C की कमी से, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, स्कॉर्बिक अम्ल इसे कहते हैं। विटामिन D, जी हाँ इसे कैल्सिफेरॉल कहते हैं, जी हाँ कैल्सिफेरॉल कहते हैं। उसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाते हैं, रिकेट्स, जी हाँ रिकेट्स रोग हो जाते हैं, ऑस्टियोमलेशिया जिसे कहते हैं। फिर अगला देखेंगे विटामिन ई, विटामिन ई को रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और इसकी कमी से बांझपन हो जाती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे विटामिन के, जी हाँ फाइटोन डायोन, जी हाँ विटामिन को फाइटोन डायोन कहते हैं और इसकी यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, ये इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने विटामिन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को क्लियर किया, उनके रासायनिक नाम तथा उनसे होने वाले रोगों को नाम के भी हमने क्लियर करा दिया। अब हम लोग चलेंगे महत्वपूर्ण नदियों, उनके सहायक नदियों के देखेंगे, जी हाँ महत्वपूर्ण नदियाँ उनके सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सिंधु की सबसे सहायक नदियाँ जो है झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये हमारी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु की सहायक नदियाँ हमारी कौन सी होंगी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। फिर अगला देखेंगे गंगा नदी, तो गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं यहाँ पे यमुना हो गई, चंबल हो गया, सोन हो गया, दामोदर हो गया, महाकाली हो गई, घाघरा हो गई, रामगंगा हो गई, कोसी हो गई, गंडक हो गई, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला देखेंगे यमुना नदी की, यमुना नदी की सहायक नदी की बात करें तो यहाँ पर टोंस हो गया, हिंडन हो गया, चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, तो ये हमारी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अगला देखेंगे चंबल की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी की बात करें तो बनास हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। अगला देखेंगे सोन नदी, जी हाँ सोन की बात करें तो जोहिला हो गया, गोपद हो गया, रिहंद हो गया, कन्हार हो गया, उत्तरी कोयल हो गया, तो ये हमारी सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला देखेंगे नर्मदा नदी, जी हाँ नर्मदा नदी जो कि भ्रंश घाटी में बहती है, जो इसके सहायक नदियों की बात करें तो अमरावती हो गई, भूखी हो गई, तवा हो गई, बांगर हो गई, तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं जिन्हें आप लोग याद रख कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख भी लीजिए, यहाँ से हमारे एग्जाम में 100% सवाल पूछे ही पूछे जाएंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले अगले सेगमेंट पे, रदरफोर्ड का गोल्ड मॉडल देखेंगे, जी हाँ रदरफोर्ड का गोल्ड फाइल प्रयोग हुआ था जो कि 1911 में हुआ था, और यहाँ पर हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो यहाँ रदरफोर्ड के प्रयोग से पता चला है कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से होकर गुजरे, लेकिन कुछ कणों को विक्षेपित हो गए थे। इससे परमाणु का परमाणु मॉडल तैयार हुआ जहाँ एक सघन अध्ययनात्मक आवेशित नाभिक इलेक्ट्रॉनों से परिबद्ध होता है। इसका महत्व की बात करें तो परमाणु नाभिक की खोज का नेतृत्व किया, जी हाँ रदर की इसी खोज से परमाणु नाभिक की खोज का नेतृत्व किया और प्रस्तावित किया कि अधिकतर परमाणु अधिकतर रिक्त स्थान होता है जिसमें एक छोटा सघन धनात्मक आवेशित नाभिक होता है। जी हाँ तो रदरफोर्ड के इस गोल्ड फाइल प्रयोग से यह साबित हुआ कि जो परमाणु अधिकतर होता है और रिक्त स्थान होता है जिसमें एक छोटा सघन धनात्मक आवेशित नाभिक होता है, तो इसे हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं भारत के पर्वत शिखर की बात करेंगे, जी हाँ भारत के पर्वत शिखर के बारे में कभी भी पूछा जो भारत में स्थित हैं उनके बारे में थोड़ा जानेंगे और उनकी ऊंचाई के बारे में देखेंगे वो कहाँ स्थित है इसके बारे में। तो पहला हम लोग देखेंगे पारसनाथ, जी हाँ पारसनाथ का पर्वत शिखर जो कि 1366 मीटर ऊंचा है, या पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में स्थित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे है? पारसनाथ झारखंड में। कहाँ? इसकी ऊंचाई 1366 मीटर। अगला देखेंगे मुल्लायनगिरी, जी हाँ मुल्लायनगिरी पर्वत यह 1925 मीटर है, यह पश्चिमी घाट कर्नाटक में है, पश्चिमी घाट कर्नाटक में स्थित है मुल्लायनगिरी, उसकी ऊंचाई कितना है? 1925। फिर अगला देखेंगे अनामुड़ी, जी हाँ अनामुड़ी जो कि 2695 मीटर है और पश्चिमी घाट में है, सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, और यह केरल में, पश्चिमी घाट के केरल में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695। फिर अगला देखेंगे धूपगढ़, जी हाँ धूपगढ़ जो 1350 मीटर है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, जी हाँ सतपुड़ा मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी स्थित है। फिर अगला देखेंगे कलसुबाई जो कि 1646 मीटर है, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में स्थित है। माउंट ईसो जो कि 2994 मीटर है, सेनापति मणिपुर में स्थित है, जी हाँ यह हमारे पूर्वी राज्यों में मणिपुर में स्थित है माउंट ईसो, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई कितना है? 2994 मीटर। पहला देखेंगे शिलोंग पीक, जी हाँ यह 1965 मीटर ऊंचा है, यह खासी हिल्स में मेघालय में स्थित है शिलोंग पीक।
अगला देखेंगे फोंगपुई जो कि 1165 मीटर ऊंचा है। यह सहा जिला मिजोरम में स्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा, सहा जिला मिजोरम में। तो यहाँ हम लोगों ने भारत में स्थित पर्वत शिखर के बारे में, उनकी ऊंचाइयों के बारे में तथा उनकी स्थितियों के बारे में जाना। अब हम लोग चलेंगे भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। जी हाँ, भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर संतोरो कांगड़ी जो कि 7,742 मीटर, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के पास विश्व का 31वां सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर संतोरो कांगड़ी जो कि 7,722 मीटर है, सियाचिन ग्लेशियर के पास, और विश्व का 31वां सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। वैसे तो बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वहाँ पर हमारा कंचनजंगा है और दूसरा नंदा देवी है, लेकिन यहाँ पर संतोरो कांगड़ी भी सबसे ऊंचे पर्वत शिखर में आता है और विश्व का 31वां सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 7,742 मीटर। फिर अगला देखेंगे सासेर कांगड़ी। जी हाँ, इसके बारे में पूछ लिया जाता है क्योंकि ये सब ऐसे ऐसे सवाल हैं जहाँ पे जिनकी चर्चा हम जल्दी किताबों में नहीं पाते हैं, लेकिन इसे भी यहाँ आप हमने डिस्कस किया है, उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिए। अगला देखेंगे सासेर कांगड़ी जो जिसकी ऊंचाई 7,672 मीटर है। या जम्मू कश्मीर में 5 चोटियों का समूह विश्व का 35वां सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहलाता है। अगला देखेंगे मामो स्ट्रांग कांगड़ी। जी हाँ, ये 7,516 मीटर की ऊंचाई है। सियाचिन ग्लेशियर के पास भारत का 48वां सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। संतोरो कांगड़ी जिसकी ऊंचाई 7,742 या सियाचिन ग्लेशियर में। अगला है सासेर कांगड़ी 7,672 मीटर जम्मू कश्मीर में। फिर अगला है मामो स्ट्रांग कांगड़ी 7,516 मीटर, यह भी सियाचिन में। तो यहाँ आप लोगों ने इसे याद रखा है। फिर अगला देखेंगे रीमो है। रीमो पर्वत शिखर 7,385 मीटर की ऊंचाई है और ग्रेट काराकोरम रेंज में स्थित है और विश्व का 71वां सबसे ऊंचा शिखर है। जी हाँ, रीमो है, ये भी ग्रेट काराकोरम में है। फिर अगला देखेंगे हरदेओल। हरदेओल जो है ये हमारे 7,154 मीटर कुमाऊं हिमालय में है। जी हाँ, हरदेओल आप इसे सनी देओल या बाबी देओल के नाम से भी याद सकते हैं, कुमाऊं हिमालय में है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,151 मीटर। अब हम लोग चलेंगे आज के अगले सेगमेंट पे 1857 की क्रांति, अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख देते हैं कि 1857 का भारतीय विद्रोह 1857-58 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भारत का एक बड़ा विद्रोह था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था जो कि 1856 से 1862 तक था। और इसके महत्वपूर्ण नेता की बात करें यहाँ पर, आइए इसकी महत्वपूर्ण नेता की बात करें तो दिल्ली में जो उस समय 1857 के क्रांति का नेता था बहादुर शाह द्वितीय। लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल। कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे ने इसका नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। बिहार में कुंवर सिंह ने किया। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने किया। इन्होंने जिहाद का भी नारा दिया था, उन पर 50,000 इनाम भी रखा था हमारे ब्रिटिश शासकों ने। फिर अगला देखेंगे बैरकपुर से मंगल पांडे। जी हाँ, इन्होंने जनरल बाग की हत्या की थी और इसलिए इनको फांसी भी दी गई थी और पहले क्रांतिकारी भी माने जाते हैं मंगल पांडे जी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, इसे आप लोग डिस्कस करिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने अब हम लोग यहाँ पे अगला पढ़ेंगे कि अनवंशीय और अनवंशिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द को और भी पढ़ लेंगे हैं, क्योंकि पिछले सेगमेंट में हमने पढ़ा था। यहाँ पे भी थोड़े बहुत कुछ शब्द हैं, इनको पढ़ेंगे। तो पहला आनुवंशिकी, जीवित जीवों में जीन, आनुवंशिक विविधता और अनवंशिकता का अध्ययन करना, यह आनुवंशिकी कहलाता है। जीवित जीवों में जीन, आनुवंशिक विविधता और आनुवंशिकता का अध्ययन यह आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकता का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का हस्तांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। भिन्नता की बात करें, एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच लक्षणों के अंतर को भिन्नता कहते हैं। आनुवंशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। फिर अगला देखेंगे कि एलील किसे कहते हैं। ये आनुवंशिक तत्व होता है एक जीन्स के विभिन्न रूप में जो माता पिता दोनों से विरासत में मिलते हैं, उसे हम एलील कहते हैं। फेनोटाइप की बात करें तो यह अवलोकनीय शारीरिक विशेषताएं जो आनुवंशिकीय पर्यावरण द्वारा निर्धारित होती हैं, इसे फेनोटाइप कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर। यहाँ डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम लोग देखेंगे। इसमें मुख्य अभिधारणाएं जैसे परमाणु और अविभाज्यता और एकरूपता, परमाणुओं का संयोजन, क्रियाओं में पुनर्व्यवस्था, यह डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। प्रभाव सीमाओं की बात करें तो सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम के लिए वैज्ञानिक व्याख्या प्रदान की थी। जी हाँ, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है यह द्रव्यमान के संरक्षण नियम और निश्चित अनुपात के नियम के ऊपर वैज्ञानिक व्याख्या प्रदान की। इसकी सीमा बात करें तो डाल्टन का सिद्धांत समस्थानिक विभिन्न द्रव्यमानों का एक ही तत्व के परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सका है। जी हाँ, डाल्टन का जो सिद्धांत है समस्थानिक मतलब विभिन्न द्रव्यमान वाले एक ही परमाणु क्रमांक के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सका है। तो ये हमारे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला देखेंगे कि भारत भ्रमण आए विदेशी यात्री। जी हाँ, यहाँ पर अब हम लोग अगला चर्चा करेंगे कि भारत भ्रमण पर आए विदेशी यात्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, यहाँ से हमारे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनता है, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से।
तो हम देखेंगे कि फाहियान, जी हाँ, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल में आया था, चीन चीन का था और 405 ईस्वी में आया था। जी हाँ, 405 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान इसे बोला जाता है। फिर अगला देखेंगे ह्वेनसांग, जी हाँ, ह्वेनसांग जो था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हाथ से इसे ह्वेनसांग हाथ से रिलेट कर सकते हैं। और यह 630 ईस्वी में आया था। चीन का शासक, चीन का विदेशी यात्री था। 630 ईस्वी में आया। अगला देखेंगे अलबरूनी, जी हाँ, अलबरूनी जो फारस का था, यह 11वीं शताब्दी में भारत आया था। फिर अगला देखेंगे मार्को पोलो, जी हाँ, मार्को पोलो जो रुद्रमा देवी के शासनकाल में आया था और इटली का था। ये 1254 ईस्वी में आया था। जी हाँ, मार्को पोलो जो कि इटली का इतिहासकार भी था और रुद्रमा देवी के शासनकाल में आया था 1254 में। फिर इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और यह मोरक्को का निवासी था 1333 ईस्वी में। जी हाँ, 1333 में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। फिर अगला हम लोग देखेंगे निकोलो कॉन्टी जो कि इटली के थे, 1395 ईस्वी में आया था। अब्दुल रज्जाक फारस का था, 1440 ईस्वी में आया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक निकोलो कॉन्टी 1395 में, अब्दुल रज्जाक 1440 ईस्वी में आया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा। अब अगला देखेंगे हम लोग कि अफानासी निकातिन जो रूस का था 15वीं शताब्दी में आया। डोमिंगो पेस पुर्तगाल का था, 1520 में आया। और फर्नांडो नूस जो था ये हमारे पुर्तगाल का शासक था और यह यात्री था, ये 1535 में आया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो और वास्को डी गामा जो था इसे आप लोग जानते हैं 1498 में यह पुर्तगाल का शासक यात्री था, जो कि भारत के कालीकट बंदरगाह पे आया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे अगले सेगमेंट पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके मुख्यालयों की सूची देखेंगे। जी हाँ, अगले करंट अफेयर अगले जीएस के सेगमेंट में अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके मुख्यालय सूची के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जी हाँ, आईएमएफ की जो स्थापना है वाशिंगटन डीसी में हुई। जी हाँ, इसकी जो है हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, आप लोग जानते होंगे इसकी, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका मुख्यालय लंदन यूके में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जी हाँ, इसका मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला देखेंगे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ या ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, इसे भी आप लोग याद रख लीजिए। फिर अगला देखेंगे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये जो है ब्रसल्स बेल्जियम में है। जी हाँ, और नाटो का भी मुख्यालय हमारे ब्रसल्स बेल्जियम में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यही है नाटो, इसे नाटो कहते हैं, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ब्रसल्स बेल्जियम में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जी हाँ, वियना ऑस्ट्रिया में है, इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया उनके अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके मुख्यालयों की सूची देख लिया। अब हम लोग चलेंगे बोर का मॉडल देखेंगे। जी हाँ, बोर के मॉडल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, यहाँ भी हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसकी प्रमुख विशेषता है, यह बोर का मॉडल कब आया था, 1913 में आया था। इसकी विशेषता है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण किए बिना विशिष्ट परमाणु कक्षाओं में नाभिक की परिक्रमा करते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला देखेंगे इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के बीच के अंतर के बराबर ऊर्जा वाले फोटॉन को आवेशित या उत्सर्जित करके कक्षा के दूसरी कक्षा में जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसे ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के बीच के अंतर के बराबर ऊर्जा वाले फोटॉन को आवेशित या उत्सर्जित करके एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकते हैं। और ऊर्जा की अवधारणा का परिचय यहाँ पर दिया था बोर के मॉडल ने। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला देखेंगे भारत के पर्वत शिखर राज्यवार सूची। यहाँ पे भी कुछ पर्वत के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, और कुछ पर्वत देख लेते हैं यहाँ पे भारत के पर्वत शिखर राज्यवार सूची। तो अरामकोंडा जो है 1660 मीटर जो है पूर्वी घाट में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कांगटो जो है 1790 मीटर है, पूर्वी हिमालय अरुणाचल प्रदेश में है। सोमेश्वर किला है जो 880 मीटर पश्चिमी चंपारण बिहार में है। बैलाडीला रेंज जो है 1276 मीटर तंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है। सोसोगाड़ जो कि 1022 मीटर है, पश्चिमी घाट गोवा में है। गिरनार जो है 1145 मीटर जूनागढ़ गुजरात में है। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऐसे पर्वत शिखर है जिनका चर्चा कभी किताब में जल्दी नहीं वो आप लोग करते हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम में हमारे सवाल पूछ लिया जाता है। फिर अगला देखेंगे करोह चोटी जो हाँ 1499 मीटर है, या मोरनी हिल्स हरियाणा में है। रियो पुगरिल जो कि 6816 मीटर है, पश्चिमी हिमालय हिमाचल प्रदेश में है। इसे आप लोग याद रखिएगा, पश्चिमी हिमालय हिमाचल प्रदेश में है रियो पुगरिल, ये माउंट पर्वत शिखर है भारत के। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया तमाम सेगमेंट को, जिसमें कई पर्वत शिखर थे। उसके बाद मॉडल विज्ञान के हमने कई मॉडल, बोर मॉडल, डाल्टन मॉडल देखा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालयों के बारे में पढ़ा। भारत से भ्रमण करने आए विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ा। आनुवंशिकी था, आनुवंशिकता के बारे में पढ़ा। 1857 की क्रांति में कौन नेता था उसके बारे में पढ़ा। बाकी भारत के सबसे ऊंचे शिखर के बारे में पढ़ा तथा विश्व के भारत में पर्वत शिखर राज्य सूचियों के बारे में पढ़ा।
रदरफोर्ड का गोल्ड मॉडल भी प्रयोग पढ़ा है। महत्वपूर्ण नदियों, उनके सहायक नदियों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। विटामिन्स के बारे में पढ़ा, उनके रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्रों के बारे में पढ़ा हम लोग। चार्टर अधिनियम के बारे में भी पढ़ा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कई फैक्ट यहाँ पर क्लियर कर लिए, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो सेगमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक दो बार। इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन चैनल में, GS विद प्रेम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसे मैं डाल दूंगा। आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करें। अब आगे आपको GS की क्लास मिलती रहेगी, और हम थ्योरी मॉडल में भी तथा NCERT MCQ का MCQ भी आप लोगों को करवाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। आप लोग ज़रूर बताएं। और यहाँ जो मैंने आज का क्लास करवाया, यहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है। मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ से सवाल हर हाल में बनते ही बनते हैं। तो इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, और एक बार ज़रूर आप इसे पढ़ लीजिएगा। खासकर लेखपाल वाले जो हैं, होमगार्ड वाले हैं, UP पुलिस वाले हैं, UP PCS की तैयारी करने वाले, RO जो तैयारी करने वाले हाई कोर्ट के, ये सब इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो आप लोग बताइए हमारी क्लास कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि इस क्लास की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस क्लास को शेयर करें। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।